गाइस अर्थ्स मैग्नेटिज्म में मैंने क्या क्या बता दिया था। मैंने एक तो ये बता दिया था कि भाई ऐसे बार मैग्नेट लगा होता है, और मैंने कहा था ये इसका नॉर्थ पोल होता है, ये इसका साउथ पोल होता है। फील्ड ऐसे होती है, फील्ड ऐसे होती है। सही है, फील्ड लाइंस, हाँ या ना। और इसे इसे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसे मैग्नेटिक साउथ पोल बोलते हैं। और ये हमारा इक्वेटर हो गया, मैग्नेटिक इक्वेटर। और ये वाले जो एंगल होंगे हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाते हैं, ये डिप एंगल होते हैं। ये वाले डिप एंगल होते हैं। सही है, ये डिप एंगल होते हैं। तो पोल पोल पे तो डिप क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। साउथ पोल पे डिप कैसे हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, हाँ या ना। और यहाँ पे डिप कैसे हो जाएगा, अबव हो जाएगा। और यहाँ पर डिप कैसे हो जाएगा, अबव। ये एंगल अलग अलग होंगे हर जगह, हाँ या ना। और यहाँ पे डिप एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा इक्वेटर पे। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और जो मैग्नेटिक निडल होगी, वो मैग्नेटिक निडल टेक्निकली क्या बोलते हैं, इस बी के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ अलाइन करेगी। जो मैग्नेटिक निडल होगी, मैग्नेटिक कंपास होगा, तो तुम यहाँ पे कंपास रख दोगे, वो कंपास कैसे अलाइन करेगा, वो बी हॉरिजॉन्टल के साथ अलाइन कर जाएगा। एम आई राइट। हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख दोगे तो एम वेक्टर बी हॉरिजॉन्टल के साथ अलाइन करेगा, हाँ या ना। उसके बाद मैंने कहा था डिप एंगल कैसे निकालते हैं। डिप एंगल निकालने का तरीका क्या था कि मैग्नेटिक प्लेन में जाओ, मैग्नेटिक प्लेन में जाओ और किसी कंपास को मैग्नेटिक प्लेन में रख दो, ऐसे रख दिया। और अब जो ये कंपास हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा, वो डिप एंगल हो जाएगा, हाँ या ना। इज दैट फाइन और नॉट। ये डिप एंगल हो गया। ये कंपास हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन कर जाएगा, अगर तुम इसको वर्टिकल प्लेन में ऐसे वर्टिकली रखोगे कंपास को तो। और हम ये कहेंगे ये हमारा हो जाएगा बी कॉस थीटा, और ये कह देंगे बी साइन थीटा। इज दैट फाइन। ये मैं करा चुका था। और फिर मैंने कहा था किसी गलत प्लेन में, किसी गलत प्लेन में जाके डिप निकालने बैठ गए, कि मान लो इस प्लेन में जाके डिप निकाल रहे हो, तो हम ये कहेंगे इस प्लेन में डिप निकालोगे तो वो एंगल निकल के आएगा सपोज से थीटा डैश। इस एंगल को ले लो अल्फा। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, बी कॉस थीटा कॉस अल्फा, बी कॉस थीटा कॉस अल्फा। तो टेन थीटा डैश क्या हो जाएगा, टेन थीटा डैश हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा कॉस अल्फा। सही है कि नहीं है। तो ये आ जाएगा टेन थीटा थीटा डैश इज टेन थीटा बाय कॉस अल्फा। ये फॉर्मूला भी मतलब डिराइव करना आना चाहिए, कि कई बार वो कह दे कि दो प्लेन्स के, मैग्नेटिक प्लेन एंड गलत प्लेन के बीच का एंगल अल्फा है, गलत डिप इतना है, तो सही डिप निकाल लो, हाँ या ना। तो ये फॉर्मूला भी समझ में आना चाहिए। और फिर हमने कहा अगर ये प्लेन निकाले बिना भी हम डिप निकाल सकते हैं, कि एक और प्लेन ले लो, इस ऑरेंज वाले प्लेन के, इस ऑरेंज वाले प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन ले लो। क्या ले लो, ऑरेंज वाले प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन ले लो। इज दैट फाइन। ये 90 डिग्री कर दो, तो इसका मतलब बी हॉरिजॉन्टल का कौन सा कंपोनेंट आएगा, बी कॉस थीटा साइन अल्फा वाला कंपोनेंट आ जाएगा। तो बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा साइन अल्फा इज टेन थीटा डबल डैश। ये हमारा एपरेंट टिप दूसरे में निकाल लिया। और फिर हम कह सकते हैं इसमें ये बन जाएगा टेन थीटा बाय साइन अल्फा। अब हमने कह दिया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1। इज दैट फाइन। तो अल्फा को एलिमिनेट कर दो, अल्फा को एलिमिनेट कर दो, तो ये आ जाएगा टेन थीटा अपॉन टेन थीटा डबल डैश का स्क्वायर प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा डैश का स्क्वायर इज 1। तो हम दो गलत डिप से सही डिप निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला बन जाएगा,
cot square theta double dash plus cot square theta dash is cot square theta. This is one apparent dip, this is another apparent dip along two mutually perpendicular planes, along two mutually perpendicular planes. तो उससे तुम सही डिप निकाल लोगे थीटा. इज दैट फाइन? रीकैप हो गया ये. सही पूछा जाए तो मैंने पूरे लेक्चर के अंदर यही काम की चीज कराई थी. बोलो हाँ. अरे याद आ गया नहीं आ गया? बच्चों बोल सकते हो. एक टर्म बार बार आएगा, न्यूट्रल पॉइंट. न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा वो पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. मतलब मान लो कोई कह दे कि यहां पर बी ऐसे है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और यहां पर मैंने एक बार मैग्नेट रख दिया जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है. तो क्या मैं कह सकता हूं न्यूट्रल पॉइंट कहां कहां पे आएंगे? इस पॉइंट पे आ जाएगा और इस पॉइंट पे आ जाएगा. क्यों? क्योंकि यहां पर m के कारण फील्ड इधर की तरफ होगी. कितनी होती है? याद करेंगे, माइनस के पी बाई आर क्यूब. माइनस के पी बाई आर क्यूब ऐसे होती थी. तो ये आर का रोल प्ले करेगा, ये आर का रोल प्ले करेगा. तो इधर हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर क्यूब. ये हमारा बी को काट दे. ऐसे डिस्टेंस पे क्या आ जाएगा? न्यूट्रल पॉइंट. ऐसे डिस्टेंस पे क्या आ जाएगा? न्यूट्रल पॉइंट. हाँ या ना? यहां पर भी आ सकता है. मैं तो इनफैक्ट कहूंगा अगर 3D में देखो तो देयर विल बी अ सर्कल, ऑल द पॉइंट्स ऑन दैट सर्कमफेरेंस विल बी अ न्यूट्रल पॉइंट. किस किस को लग रहा है? the locus of points the locus of points where the net magnetic field is zero is actually a circle if a magnetic dipole is kept in this sort of situation. Am I right guys? अरे किस किस को समझ में आया है? Yes, sir. सर Yes, sir. तो एक तो न्यूट्रल पॉइंट कहीं वर्ड आ जाए तो डर मत जाना. अगली चीज, सपोज करो, देखो हमने क्या क्या चीज पढ़ी थी. हमने पढ़ा था एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा था. किसी को याद है या भूल भाल गए हो? हमने पढ़ा था एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. उसके अंदर तो फंडा क्या लगाया था? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप रख दिया जिसके अंदर करंट भेजा, जिसमें हमने करंट भेजा ऐसे. हाँ या ना? तो याद आ रहा होगा उसमें टॉर्क लग रही थी. कितनी लगेगी? एम बी, एम क्रॉस बी. और रेडियल थी तो वो हमेशा एम बी साइन 90 होगा, एम बी साइन 90 होगा. हाँ या ना? इस सी थीटा कर दिया था. एम को कह दिया था एन आई ए बी इज सी थीटा. तो करंट इज डायरेक्टली या थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. थीटा आ गया था हमारा एन ए बी बाई सी इंटू आई. इसको बोल दिया था हमने करंट सेंसिटिविटी. इसको क्या बोल दिया था हमने? करंट सेंसिटिविटी. अब एक और, गैल्वेनोमीटर का रोल क्या था? फाइंडिंग करंट. गैल्वेनोमीटर का रोल क्या था? फाइंडिंग करंट. There is another kind of galvanometer involved, something called as tangent galvanometer. There is another kind of galvanometer, something called as tangent galvanometer. Everybody got it? वो हम पढ़ने वाले हैं अभी. क्या पढ़ने वाले हैं? हिया कह रही है याद आ रहा है चीजें. सर एक बार ऊपर कर दो. अरे इसमें ये तो आता था भाई, ये तो रिकैप कराया है. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इन डिटेल वी हैव ऑलरेडी डन. आई होप यू गाइज रिमेंबर दैट. हाँ गाइज, नेक्स्ट टॉपिक इज
टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। फंडा क्या था? फाइंड करंट। फंडा क्या था? फाइंड करंट। बहुत आसान सा फंडा है गाइस। इधर देखो, ये कंपास की निडल ले लो और ये अंदर mg लग रहा है और ऊपर नॉर्मल लग रहा है। ये वाली सिचुएशन है। मतलब इसका मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी है ये कंपास की निडल किस में रखी है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। क्या मैं ये कह सकता हूँ मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक मोमेंट विल अलाइन विद which quantity? b horizontal, am I right? एक्सिस तो ये होगी। हालांकि ये निडल अगर थोड़ी ज्यादा फ्री टू मूव होती है तो तुमने हमेशा देखा होगा ये एक तरफ गिरी रहती है। किसी ने कभी देखा हो कंपास को, तो कंपास की निडल कभी हमेशा ऐसे होती नहीं है। कभी तुमने देखा है निडल ऐसे नहीं होती है, वो एक तरफ गिर जाती है। क्यों क्यों गिर जाती है वैसे वो? क्योंकि वो हो सकता है वो बी हॉरिजॉन्टल के साथ अलाइन नहीं होना चाहती। किसके साथ होना चाहती है? नेट मैग्नेटिक फील्ड के साथ होना चाहती है, हाँ या ना? यस सर। लेकिन अगर मैं उसको मूव ना करने दूं, थोड़ा सा उसको ऐसा करूं कि नहीं तू हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही चलेगा, तो वो किसके साथ अलाइन करेगी? बी हॉरिजॉन्टल के साथ अलाइन करेगी ना। ये सबको चमका या नहीं चमका? अब समझ में आ रहा है वो निडल हमेशा टेढ़ी सी क्यों रहती है, एक तरफ गिर क्यों जाती है? क्योंकि वो तो बी नेट के साथ जाना चाह रही है, वो बी हॉरिजॉन्टल के साथ थोड़ी आना चाह रही है। इज दैट फाइन और नॉट? ये सबको चमक गया या नहीं चमक गया? अब यस कुछ नहीं सर। करना, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में कुछ नहीं करना। फंडा बहुत आसान है। तुम्हें ऐसा सा स्ट्रक्चर बनाना है। ये कॉइल बना दी, ये कॉइल बना दी। इस कॉइल में करंट भेजेंगे, इस कॉइल में करंट भेजेंगे और ये वर्टिकल प्लेन में है, ये वर्टिकल प्लेन में है। और यहां पर माधव को बिठा दिया, बच्चे को बिठा दिया किसी को, तो अब तुम्हें दिखाई भी दे रहा है कि ये वर्टिकल प्लेन में है। यहां पर हॉरिजॉन्टल प्लेन में तुमने क्या रख दिया? कंपास। ये कंपास है। इज दैट फाइन और नॉट? अब बहुत आसान एक्सपेरिमेंट का तरीका बता रहा हूं कि कैसे किया ये एक्सपेरिमेंट। हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है। हमें क्या निकालना है? फाइंड करंट। किसी को फील आ रही है कैसे कर सकते हैं? नहीं आ रही? भाई ऐसा करो, ये कंपास दिख रहा है, ये निडल अलाइन कर गई किसके साथ? बी हॉरिजॉन्टल के साथ, सही है। और जो अब कॉइल रखोगे ना, वो कॉइल इससे परपेंडिकुलर प्लेन में रख दो, ऐसे। नहीं नहीं सॉरी, इसके परपेंडिकुलर नहीं, इसके परपेंडिकुलर नहीं, इसके साथ कर दो, इसके साथ कर दो, ऐसे। अब समझ में आया कैसे कॉइल रखनी है? मान लो हमारा ये कंपास की निडल है, ऐसे पॉइंट कर रही है, तो ये हमारा सपोज नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है। यहां पर नॉर्थ पोल है और यहां पर साउथ पोल है, तो ये जो कॉइल है ये ऐसे होनी चाहिए। अब मान लो ये कॉइल ऐसे रख दी और इसमें मैंने करंट भेज दिया ऐसे, तो गाइज क्या मैं ये कह सकता हूं यहां पर सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी बन जाएगी? कितनी बनेगी? म्यू नॉट आई बाई 2r। अगर टर्न्स n थे, अगर टर्न्स n थे तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू एन। ये सबको समझ में आ गया? क्या मैं ये कह सकता हूं कि अब ये कंपास निडल पे दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, तो ये घूम जाएगी, ये घूम जाएगी। ये कैसे हो जाएगी? ये रिजल्टेंट के अलोंग जाके अलाइन कर जाएगी। ये बी हॉरिजॉन्टल है, इधर क्या हो गया? म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू एन। तो यहां पे जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा इस प्लेन में, वो हो जाएगा एंगल थीटा पे। तो हम कह सकते हैं टेन थीटा कितना हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू एन अपॉन बी हॉरिजॉन्टल, अपॉन बी हॉरिजॉन्टल।
क्या मैं ये कह सकता हूं ये थीटा निकाला जा सकता है? ये थीटा कैसे निकाला जा सकता है? यहां पे एंगल्स मार्क कर दिए थे हमने, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, हाँ या ना, 90 डिग्री, ऐसे मार्क कर दिए। तो हम ये कहेंगे एम वेक्टर कैसे चला जाएगा? ऐसे चला जाएगा। तो जहां पर एम वेक्टर जाएगा वो बी नेट के साथ जाएगा या नहीं जाएगा? किस किस को ये समझ में आ गया है? सर अगर तुम्हें थीटा पता है, अगर तुम्हें थीटा पता है, अगर तुम्हें बी हॉरिजॉन्टल पता है, अगर तुम्हें एन पता है, अगर तुम्हें रेडियस ऑफ कॉइल पता है, आई निकल जाएगा। क्यों हिया बेटा, समझ में आ रहा है? आ रहा है। कुछ था इसमें? नहीं सर। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का बेसिक फंडा हो गया। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का बेसिक फंडा हो गया। ठीक है, मतलब इसको चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा करंट निकालना था ना, हमारा एम क्या था? करंट निकालना। तो करंट को लिख दो चाहो तो। फॉर्मूला याद किसको रहेगा? किसी को याद नहीं रहेगा। तुम्हें लग रहा है ये याद रहेगा? tan थीटा इंटू 2r इंटू बी एच अपॉन म्यू नॉट एन। सही है? हो गया कि नहीं हो गया? इसको कई बार ये भी कह देते हैं, दिस इज लाइक सम कांस्टेंट इनटू tan थीटा, सम कांस्टेंट इनटू tan थीटा। इस पूरे को बोल दिया सम कांस्टेंट। और इसके अंदर ध्यान रखना ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट तो है नहीं। क्यों? ये k के अंदर bh भी तो आ रहा है, तो bh तो हर पॉइंट पे डिफरेंट होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? इस k का नाम भी होता है कुछ, इसे रिडक्शन फैक्टर बोल देते हैं गैल्वेनोमीटर का। इसे क्या बोल देते हैं गाइस? रिडक्शन फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर। इज दैट फाइन? अच्छा ये बताओ, कई बार इसमें सेंसिटिविटी की बात आ जाती है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आई हमारा आ रहा था लाइक के थीटा, के टेन थीटा, के में तो अच्छा इसमें इसमें गलतियां क्या हो सकती हैं ये बताओ? कोई बता सकता है गलती क्या हो सकती है? गलती ये हो सकती है कि तुम्हें कंपास का साइज छोटा लेना है एज कंपेयर टू रिंग का साइज। क्यों? अरे तुम कंपास का साइज इतना बड़ा लेके बैठ गए जैसे मैंने बनाया है, तो उसमें गलती आएगी या नहीं आएगी? ये बता दो, क्या गलती आएगी? कंपास छोटा सा लेना चाहिए था। हाँ सर, वो हमें बीच की मैग्नेटिक फील्ड बताया ना। हाँ, क्योंकि म्यू नॉट आई बाई 2r तो बीच की होनी चाहिए ना। अब तुम्हारा कंपास अगर दूर दूर तक फैला हुआ है तो तुम ये थोड़ी कह सकते हो कि उस पे जो टॉर्क लग रही है उस पे बी, तो ये वाला बी मान ही नहीं सकता मैं पूरे पे। हाँ या ना? अलग अलग हो जाएगा। तो योर साइज ऑफ कंपास शुड बी वेरी वेरी लेस देन साइज ऑफ द कॉइल, जिस 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 कॉइल में तुम करंट भेज रही हो। एम आई राइट? दिस थिंग शुड बी प्रीटी स्मॉल एंड दिस थिंग शुड बी प्रीटी लार्ज। ये लिख लेना। आई आ गया हमारा के थीटा। हमें बेसिकली इसके सेंसिटिविटी की बात करनी है। जानते हो ये सेंसिटिविटी वाली बात क्या बात कहना चाह रहे हैं? कि मान लो हमारा जैसे ये था हमारा बी हॉरिजॉन्टल, ये था हमारा बी हॉरिजॉन्टल, ये था हमारा बी, और ऐसे ये घूम रहा था, ये थीटा पे कंपास जा रहा था। तो नियर नियर व्हाट वैल्यूज ऑफ थीटा, नियर व्हाट वैल्यूज ऑफ थीटा is the instrument most sensitive, is the instrument most sensitive। कुछ कुछ कहानी समझ में आई क्या बोलना चाह रहा है? वो ये कह रहा है कि अगर मैं परसेंटेज चेंज इन आई निकालूं,
परसेंटेज चेंज इन आई निकालूं, तो परसेंटेज चेंज इन थीटा कितना आ रहा है? कुछ समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर छोटे से चेंज इन आई के कारण देखा जाए तो थीटा में छोटा सा चेंज ज्यादा आना चाहिए, हाँ या ना? इसको डिफरेंशिएट मार दो, इसको डिफरेंशिएट मार दो, तो ये आ जाएगा डी आई इज के सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। डी आई इज के सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं कह दूं डी आई अपॉन आई, डी आई अपॉन आई ये क्या हो जाएगा? के सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन आई से डिवाइड कर रहा हूं, दैट इज के टेन थीटा। ये बन जाएगा हमारा डी थीटा अपॉन डी थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा। एक काम करते हैं, इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 2 डी थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, 2 डी थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। अब मैं चाहता हूं कि डी थीटा शुड बी लार्ज फॉर स्मॉल चेंज इन डी आई। That means sin 2 theta should be maximum possible. sin 2 theta maximum possible कितना हो जाएगा? 2 theta should be 90 डिग्री, theta should be 45। तो अगर तुम्हारी डिफ्लेक्शन 45 के आसपास है, at that point your instrument is most sensitive, हाँ या ना? मतलब कल तुम्हारा आंसर में तो ये भी आ सकता है कि 10 डिग्री से घूम गया, 5 डिग्री से घूम गया, लेकिन 5 डिग्री पे बहुत अच्छा सेंसिटिव नहीं है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव कहां पर है? 45 डिग्री के आसपास। ये सबको चमका या नहीं चमका? या बेटा ये समझ में आया है? तो जब आप बोलते हो इंस्ट्रूमेंट इज मोर सेंसिटिव, वो पॉइंट में मतलब क्या इफेक्ट? सुनो, सेंसिटिव का मतलब ये है, तुमने ये चीज पहले भी कभी देखी होगी। पहले जानते हो कहां पे देखी होगी? किसी ने गलती से डीसी सर्किट्स में मीटर ब्रिज पढ़ा था? मीटर ब्रिज पढ़ा होगा? यस सर। मीटर ब्रिज में एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, ऐसे क्वेश्चन आया था, ऐसे डायग्राम दे दिया। मीटर ब्रिज ऐसे काम करता था, ये बैलेंसिंग लेंथ आती थी, एक हमारा नोन होता था, एक हमारा अननोन होता था, सही है? और ये हमारा 100 सेंटीमीटर का होता था, और एक बैलेंसिंग लेंथ हो गई जहां पर इसमें करंट 0 हो गया, तो ये डिस्टेंस हो गया सपोज y, ये डिस्टेंस हो जाएगा 100 माइनस y। इज दैट फाइन? तो हम ये कह देंगे अननोन वाले को ले लो r डैश, तो हम कह देंगे r डैश बाय r शुड बी इक्वल टू रो y बाय रो l बाय a अपॉन रो 100 माइनस y बाय a। ये तो हमें करना आता था, ये चीज तो ऐसी थी जो हमने कर चुके थे। अब किसी को प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन याद आ रहा होगा कि भाई मान लो किसी क्वेश्चन में हमने आर नोन डिफरेंट लेंगे, मतलब मान लो ये और ये बराबर ही ले लिए, तो मिड पॉइंट पे आएगी बैलेंसिंग लेंथ। तो मान लो ये था 10 ओम, ये हमें पता नहीं था, मिड पॉइंट पे बैलेंसिंग लेंथ आई, तो हम ये कहते थे कि दिस, तो इसकी वैल्यू भी उसी के बराबर हो जाएगी। लेकिन कभी मान लो ऐसा हुआ कि बैलेंसिंग लेंथ तो कहीं पे भी आ सकती थी, यहाँ पे भी आ सकती थी, यहाँ पे भी आ सकती थी। तो किसी को याद आ रहा है कि ऐसा क्वेश्चन आया था, ये 1 2 3 सिचुएशन दे दी और एक 4 सिचुएशन दे दी, तो व्हेन इज द मीटर ब्रिज मोस्ट एक्यूरेट? व्हेन इज द मीटर ब्रिज मोस्ट एक्यूरेट? डू यू रियलाइज उसका ऑप्शन था एट मिड पॉइंट, फोर्थ पे। हाँ, फोर्थ पे। हाँ, उसके पीछे कारण क्या है? कुछ तो मैथमेटिकल लॉजिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ या ना? ये इसका लॉजिक है एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस इज द लॉजिक। इसके अंदर क्या करो, लॉग लेके डिफरेंशिएट कर दो इसे,
लॉग ले लो ln r डैश माइनस ln r इज ln y माइनस ln 100 माइनस y। अब इसको डिफरेंशिएट मार दो तो ये आ जाएगा डी आर डैश बाई आर डैश माइनस 0 इज डी वाई बाई वाई माइनस 1 अपॉन 100 माइनस वाई इंटू कितना आएगा ये माइनस ऑफ डी वाई। तो ये बन जाएगा डी वाई 1 बाई वाई प्लस 1 बाई 100 माइनस वाई इज डी आर डैश बाई आर डैश। अब हम कहेंगे ये बन जाएगा डी आर डैश बाई आर डैश इज डी वाई इंटू 100 अपॉन वाई इंटू 100 माइनस वाई। यहां तक का समझ में आ गया। अब हम ये कहेंगे एरर इन आर डैश इज शुड बी मिनिमम। तो डी आर डैश शुड बी स्मॉल, डी आर डैश शुड बी स्मॉल। अब राइट हैंड साइड को देखो तो हम ये कहेंगे दिस क्वांटिटी शुड बी मैक्सिमम। नाउ दिस क्वांटिटी विल बी मैक्सिमम। तो इस पे मैक्सिमा मिनिमा लगा दो 100 वाई माइनस वाई स्क्वायर। इसको क्वांटिटी को ले लिया z तो dz बाई डी वाई को 0 कर देंगे, हाँ या ना। इसको डिफरेंशिएट मारो तो क्या आ गया 100 माइनस 2y तो y आ गया 50, y आ गया 50। और ये दोबारा चेक करना है तो डबल डेरिवेटिव लोगे तो डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है डी स्क्वायर जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर -2 नेगेटिव 2 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। सो इट्स अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सो डिनोमिनेटर इज मैक्सिमम दैट मीन्स द ओवरऑल थिंग इज मिनिमम। सो डी आर डैश मिनिमम कब होगा, एरर इन आर डैश मिनिमम कब होगा जब y की वैल्यू 50 के आसपास होगी। एट दैट पॉइंट योर मीटर ब्रिज इज मोस्ट एक्यूरेट, हाँ या ना। एंड दैट्स अ प्रीवियस ईयर आईआईटी क्वेश्चन बाय द वे। अब समझ में आया वो क्या बोलना चाह रहा है ऊपर वाली कहानी में। वो ये कहना चाह रहा है कि कहां पर जब रीडिंग आएगी तो वो मोस्ट सेंसिटिव होगा। अब सेंसिटिव का मतलब क्या है, छोटा सा चेंज इन करंट करूं तो बड़ा सा एंगल चेंज हो, छोटा सा मतलब डी थीटा बड़ा हो, हाँ या ना। तो 45 डिग्री पे ज्यादा सेंसिटिव है वो जरूरी नहीं है कि इसका मतलब अगर मैं 10 डिग्री के आसपास छोटा सा करंट चेंज करूंगा तो वो ज्यादा नहीं घूमेगा एज कंपेयर टू 45 डिग्री के आसपास है तो वो ज्यादा घूमेगा। इसका मतलब रीडिंग तुम्हारी अगर 45 के आसपास आ रही है तो वो ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू 10 डिग्री पे आ रही है। एम आई राइट गाइज? बच्चे कह रहे हैं सदमा लग गया। आया है समझ में, नहीं आया है? यस सर। कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर मतलब मान लो मेरे पास कोई बार मैग्नेट है, मेरे पास कोई बार मैग्नेट है, ठीक है। और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट हो गया m, ये हो गया सपोज से नेगेटिव चार्ज। क्या है ये? पोल स्ट्रेंथ है बाय द वे। मैग्नेटिक चार्ज तो होता ही नहीं है, पोल स्ट्रेंथ बोल देते हैं। और ये लेंथ हो गया 2l, ठीक है। तो हम ये कहेंगे मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ इंटू 2l, ठीक है। ध्यान रखना डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर का यूज क्या है। इट इज यूज टू फाइंड m by bh की वैल्यू। क्या निकालते हैं भाई इससे? m by bh की वैल्यू निकालते हैं। कुछ समझ में आया? नहीं आया ना गाइस? नहीं आया ना? ध्यान रखना डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम क्या करेंगे, बीच में कंपास लगा देंगे,
यहाँ पर एंगल्स मार्क्ड होते हैं, ऐसे एंगल्स मार्क्ड होते हैं। इसके साइड में 2 डंडे लगा देंगे, स्केल है, स्केल पे मार्किंग लगा देंगे कि भाई कहाँ पे रख रहे हैं, कहाँ पे रख रहे हैं, कहाँ पे रख रहे हैं। इज दैट फाइन? यहाँ पे जैसे बोल दिया 0 1 2 3 ऐसे, 0 1 2 3 ऐसे, हाँ या ना? और यहाँ पर एंगल बोल दिया इतना डिग्री वगैरह वगैरह, हाँ या ना? तो इसमें ये कंपास की कोई निडल हो गई, ये कंपास की निडल हो गई। इज दैट फाइन? और एक बार मैग्नेट हो गया। तो बार मैग्नेट का M/BH निकालना है, बार मैग्नेट का M/BH निकालना है। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है गाइस, इधर देखो। लेट अस से दिस इज एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। इंटरेस्टिंग लगता है यार इसमें, लेकिन इसमें स्टोरी को ढंग से सुनना जरूरी है। अगर स्टोरी भूल गए गड़बड़ हो जाएगी। पहले बोल देते हैं 10A पोजीशन, पहले बोल देते हैं 10A पोजीशन। 10A पोजीशन में क्या करना कि हमारे पास ये है नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। इसको ऐसे रखना कंपास को, इस कंपास को ऐसे रखना। कंपास कैसे पॉइंट करेगा? कंपास की निडल पॉइंट करेगी ऐसे नॉर्थ की तरफ, हाँ या ना? क्योंकि बी हॉरिजॉन्टल के साथ अलाइन कर जाएगा ना ये। गाइस किसके साथ अलाइन कर जाएगा? बी हॉरिजॉन्टल के साथ अलाइन करेगा या नहीं करेगा, ये बता दो। सुन ही नहीं रहा कोई मेरी बात। कंपास को ऐसे रखो, कंपास ऐसे रख दिया तो इसका जो हमारा कंपास की निडल है वो ऐसे पॉइंट कर रही है, और कंपास को घुमा घुमा के ऐसे कर दो जहां पे 0 लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ जाए। तो इसका मतलब जहां पर 90 डिग्री लिखा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। बोलो हाँ। यस सर। किसको ये समझ में आया है? और वो डंडे हैं वो ऐसे लगे हुए होंगे, डंडे हैं वो ऐसे लगे हुए होंगे, हाँ या ना? अब यहां पर जो बार मैग्नेट जिसका जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट बाय BH निकालना था, तो इधर की तरफ तो बी हॉरिजॉन्टल है और ये हमारा कंपास की निडल इसके साथ अलाइंड है। अब यहां पे रख देंगे बार मैग्नेट। यहां कहां पे रखेंगे बार मैग्नेट? यहां रख दिया बार मैग्नेट। मर्जी है कैसे रखोगे, अगर मन कर रहा है भाई इधर रख दो नॉर्थ, इधर रख दो साउथ। इसका मतलब जो ये बार मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो इसके कारण यहाँ पे फील्ड कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। कितनी फील्ड हो जाएगी? μ0/4 इंटू ट्वाइस M/r³। ये r का रोल प्ले करेगा। बोलो हाँ। ये कौन सा फॉर्मूला लिखा मैंने? ये बेसिकली लिखा है 2kp/r³ वाला। बोलो सही कर रहा हूं? इज दैट फाइन और नॉट? किस किस को ये समझ में आया है? अब ये मत कहना कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे सोची यार, तो ऑब्वियस नहीं होता कि हमारे पास बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल होता है, ये नॉर्थ पोल होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे होता है, तो एक्सिस वाले हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही होती है। सही है कि नहीं है? यस सर। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो ये बीच में कंपास की निडल है ये एंगल पे घूम जाएगी? ये कंपास की जो निडल है ये हमारी ऐसे हो जाएगी, हाँ रिजल्टेंट सर। के अलोंग चली जाएगी थीटा। थीटा ध्यान रखना कहां से लिया है? बी हॉरिजॉन्टल से। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा B/B हॉरिजॉन्टल। अब थीटा तुम निकाल लोगे कि कंपास की निडल किस एंगल पे इक्विलिब्रियम में आ रही है, तो हम कह देंगे बी तो हो गया हमारा ट्वाइस ऑफ μ0/4 M/r³। बी हॉरिजॉन्टल शुड बी टेन थीटा। शॉर्ट डाइपोल के लिए कर रहे हैं, शॉर्ट हमारा मैग्नेट के लिए, शॉर्ट बार मैग्नेट के लिए कहना इसे M/BH कितना हो जाएगा? M/BH हो जाएगा 4 tan थीटा r³ अपॉन 2 μ0।
बोलो हाँ। अब किसी को ये समझ में आ रहा है कि कल वो क्वेश्चन देगा तो तुम्हें ये एक्सप्रेशन याद नहीं होगा, वो ऐसे कह देगा कि इन 10 पोजीशन द एंगल मेड बाय द निडल, या मैं क्या बोलते हैं, एंगल मेड बाय द कंपास निडल विद नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज 30 डिग्री। तो तुम कहोगे 10 30 शुड बी बी बाय बी एच। अगर उसने 60 डिग्री बोल दिया ईस्ट वेस्ट से तो भी तुम ये कहोगे 10 30। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, यू हैव टू नो व्हाट दे आर डूइंग। वो जरूरी थोड़ी है थीटा वर्टिकल से दे, वो थीटा हॉरिजॉन्टल से दे देगा तो तुम्हें सोचना पड़ेगा ना कि अगर थीटा हॉरिजॉन्टल से दे दिया तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, बी एच अपॉन बी हो जाएगा ना। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? अर्नव भल्ला समझ में आ रहा है? यस सर। पक्का? तो ये एक्सप्रेशन जो ग्रीन में लिखा है तुम ये रट नहीं पाओगे, तुम तो बेसिक चीज रट पाओगे कि करना क्या था इसमें। एम आई राइट? इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, 10A पोजीशन। क्या बोल देते हैं? 10A पोजीशन ऑफ डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर। अगला हो गया 10B। वापस ऊपर करना। फिर एक बार वापस ऊपर करना। हाँ गाइस, क्या बता रहा था मैं? 10B पोजीशन। फिर से हमारे पास ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये साउथ है। इस बार डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर की 10B पोजीशन। बेटा वर्ड याद रखना, आधे बच्चे तो ना वो डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर पढ़ेंगे छोड़ देंगे, जबकि कुछ है नहीं इसमें। डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर में क्या था हमारे पास? एक कंपास था और उसमें हमने डंडे ऐसे लगाए और ऐसे अलाइन कर दिया, ऐसे अलाइन कर दिया, और हमारा ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। कंपास की निडल ऐसे है। क्यों है भाई कंपास की निडल ऐसे? क्योंकि बी हॉरिजॉन्टल ऐसे है, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ है ना बी हॉरिजॉन्टल। इज दैट फाइन? अब कुछ भी नहीं करना, तुम यहां से सेंटर से एक आर डिस्टेंस पे बार मैग्नेट रख दो। ये कर दो साउथ पोल, ये कर दो नॉर्थ पोल। तो हम ये कहेंगे जो बार मैग्नेट का एम हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। और फिर मैं कहूंगा ये आर है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में बनेगी। कितनी? KP बाय आर क्यूब। प्लीज फॉर गॉड से KP बाय आर क्यूब इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए होता है। ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई M बाय आर क्यूब। बोलो हाँ। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब जो ये कंपास की निडल है ये रिजल्टेंट के अलोंग चली जाएगी। ये कैसे चली जाएगी? ऐसे थीटा से डिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये थीटा ले लिया, ध्यान रखना थीटा बार बार बी हॉरिजॉन्टल से ले रहा हूं। तो फिर हमारा tan थीटा कितना होना चाहिए? इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर होनी चाहिए। तो हम कहेंगे tan थीटा शुड बी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो दैट शुड बी म्यू नॉट बाय 4 पाई M बाय आर क्यूब डिवाइडेड बाय बी हॉरिजॉन्टल शुड बी tan थीटा। बोलो हाँ। तो M बाय बी एच कितना हो जाएगा? M बाय बी एच हो जाएगा कितना हो जाएगा? 4 पाई आर क्यूब tan थीटा बाय म्यू नॉट। गॉट इट और नॉट? दोनों में थोड़ा फर्क है क्योंकि उसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड था 2 KP बाय आर क्यूब एक्सियल वाला पॉइंट पे,
और यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले पे है तो यहाँ पर KP बाय आर क्यूब, एम आई राइट? तो यहाँ पे था बेसिकली 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाय आर क्यूब, और यहाँ पर होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाय आर क्यूब। एवरीबडी गॉट इट और नॉट? लिख लिया? नहीं सर। या बेटा हो रहा है ये? हाँ सर। देखो हमने क्या पढ़ा? डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, मैग्नेटोमीटर पढ़ा, सही है। इसका यूज क्या बताया मैंने? तो इसका यूज तो छोड़ो, मतलब मैंने ये बता दिया कि M बाई बी एच निकालना था, M बाई बी एच निकालो, और उसके अंदर फ्लो चार्ट बना दिया कि भाई एक तो 10A पोजीशन में और एक 10B, ये नाम से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक और यूज क्या कर सकते हैं कि M1 बाई M2 का रेशियो निकाल सकते हो, मतलब बेसिकली 2 बार मैग्नेट्स के मूवमेंट्स को कंपेयर कर सकते हो, 2 बार मैग्नेट्स के मूवमेंट्स को कंपेयर कर सकते हो। अब दिमाग में आया कैसे कर सकते हो? कुछ नहीं है, किसी भी पोजीशन में कंपेयर कर सकते हो। एक बार 10A में करके देख लो। अब 10A में क्या हो रहा था, अब भूल गए भाई, इतनी सी देर में भूल गए। 10A में क्या कर रहे थे, ऐसे रख रहे थे मैग्नेटिक मूवमेंट, और ऐसे था इसके कारण r डिस्टेंस पे फील्ड, ऐसे थी फील्ड बी हॉरिजॉन्टल ऐसे था, और कंपास की निडल ऐसे चली गई थी, ये था थीटा। टेन थीटा कितना हो जाएगा? 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई M1 बाई R1 क्यूब बाई B हॉरिजॉन्टल इज टेन थीटा 1। रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट बाय कीपिंग M1 की जगह, अभी M1 लगाया था, अब M1 की जगह रख देना M2। सेम डिस्टेंस पे रखना है, अलग डिस्टेंस पे रखना है, हु केयर्स, अलग डिस्टेंस पे रखना है, अलग डिस्टेंस पे रख लो। तो ये आ जाएगा 2 म्यू नॉट बाई 4 पाई M2 बाई R2 क्यूब अपॉन BH इज टेन थीटा 2। दोनों का ले लो रेशो, तो हम ये कह सकते हैं M1 बाई R1 क्यूब अपॉन M2 बाई R2 क्यूब इज टेन थीटा 1 अपॉन टेन थीटा 2। हो सकता है क्वेश्चन के अंदर R1 R2 सेम रख दे, हो सकता है क्वेश्चन के अंदर R1 R2 सेम रख दे, एम आई राइट गाइस? और नहीं रखेगा तो ये बना दिया मैंने। अब तुम्हें लगता है तुम ये फॉर्मूला रख सकते हो, ये तो क्वेश्चन आएगा, कर लोगे, एम आई राइट? हाँ या ना? सोच ही नहीं रहा मैं क्या बोल रहा हूं। हाँ, ये यहां तक का समझ में आ गया, नहीं आ गया गाइस? अच्छा, इसमें ऐसे भी कर सकते थे, कंपेयर ही तो करना था ना, M1 M2 का रेशियो निकालना है। एक और तरीके से नहीं कर सकते कि हमने मान लो 10A पोजीशन ले ली, 10A पोजीशन ले ली, ये कंपास लिया, ये 0 पे था, कंपास की निडल ऐसे रखा, ऐसे तक रखा। पहले तो क्या किया था, 2 बार एक्सपेरिमेंट किया था,
इस बार मैं कुछ और करने वाला हूं। इस बार मैंने कहा एक ये रख दो M1 R1 पे, तो इसके कारण फील्ड इधर हो जाएगी। कितनी हो गई? 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई M1 R1 क्यूब, M1 बाय R1 क्यूब, हाँ या ना? फिर मैंने कहा एक काम करो, इसके कारण ये एंगल पे घूमने लगेगा कंपास की निडल, क्योंकि बी हॉरिजॉन्टल इधर है और एक बी इधर आ गया। मैंने कहा एक काम करो, यहां पर भी एक रख दो। ऐसे मत रखना, ऐसे मत रखना, ऐसे मत रखना, ऐसे रखना। ऐसे रखोगे M2 को और R2 को एडजस्ट करोगे। M2 और R2 को ऐसे एडजस्ट करो कि निडल फिर से ऊपर ही चली जाए। ऊपर चली गई, इसका मतलब ये वाला बी और ये वाला बी कट गया। सही है कि नहीं है? ये वाला बी कितना हो जाएगा? 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई M2 अपॉन R2 क्यूब। ये जब नेट कट जाएगी फील्ड, तो निडल दोबारा से क्या हो जाएगी? बी हॉरिजॉन्टल के साथ चली जाएगी। तो हम ये कहेंगे, इससे आ जाएगा M2 बाय R2 क्यूब इज M1 बाय R1 क्यूब। बोलो हाँ, डन। This is another way to use deflection magnetometer to find ratio of M1 and M2. Guys, कैसा लगा? हो गया नहीं हो गया? हो गया। पक्का? नहीं सर, रुक जाओ। गाइस ये हो गया। अगला टॉपिक है ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर। क्या चीज? ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर। बेटा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज है। ये कंपास की निडल ले लो। ये कंपास की निडल नहीं है, ये एक काम करो, ऐसे सोचो यहाँ पे बार मैग्नेट टांग दिया, ये बार मैग्नेट टांग दिया। इससे ध्यान रखना क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक मूवमेंट इनटू BH निकालेंगे। ये SHM वाली कहानी हो गई कि हमने कहा यहां पर है नॉर्थ पोल, यहां पर है साउथ पोल, और ये है हमारा BH। ये ऐसे हिंज कर दिया। अभी ये क्या है? टॉर्क 0 है। ये अभी किस में है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। किस में है गाइस? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इज दैट फाइन? ये अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, इसको एक काम करते हैं, थीटा एंगल से घुमा देते हैं। थीटा एंगल से घुमा दिया, टॉर्क कैसे लगेगी? ये M वेक्टर हो गया, ये B वेक्टर था, M क्रॉस B ऐसे लगेगी टॉर्क। टॉर्क हो जाएगा M B हॉरिजॉन्टल साइन थीटा। टॉर्क रिस्टोरिंग लगेगी इज ICM अल्फा। अल्फा क्या हो जाएगा? M B हॉरिजॉन्टल साइन थीटा को थीटा लिख दो अगर थीटा स्मॉल है, अपॉन ICM। हाँ या ना? अल्फा इज ओमेगा स्क्वायर थीटा। SHM की कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। ओमेगा हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ MBH बाय ICM, और टाइम पीरियड ऑफ SHM हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। वो हो जाएगा 2 पाई रूट ICM बाय M इंटू BH। अब इसके अंदर एक्सपेरिमेंट के हिसाब से देखा जाए तो एक्सपेरिमेंटली क्या निकाल दोगे? एक्सपेरिमेंटली तुम निकाल लोगे T। ICM अलग से निकाल सकते हो। अगर ये थिन रॉड मानेंगे तो लिख दोगे ml स्क्वायर बाय 12। और अगर ये थिन रॉड मानने की जगह ज़्यादा ही परेशान कर रहा है क्वेश्चन वाला, वो कह रहे हैं नहीं जी ये बार मैग्नेट है जी, ये बार मैग्नेट है जिसकी लेंथ है L और जिसकी लेंथ है L और जिसकी चौड़ाई है B, और यहाँ पे हिंज किया है। मैंने कहा ठीक है यार, मतलब चाहिए ml स्क्वायर बाय 12 प्लस MB स्क्वायर बाय 12। थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था हमने रोटेशन में। एम आई राइट? दैट्स योर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट अबाउट द सेंटर ऑफ मास। हाँ या ना?
तो टी एक्सपेरिमेंटली निकल जाएगा, आईसीएम तुम निकाल सकते हो उसके डायमेंशंस को देख के, मास को देख के। तो इसमें क्या निकल जाएगा, एम बी एच निकल जाएगा, एम बी एच निकल जाएगा, एम बी एच निकल जाएगा कितना, कितना निकल जाएगा, 4 पाई स्क्वेयर आईसीएम अपॉन टी स्क्वेयर। एवरीबडी गॉट इट? किस किस को समझ में आया है? आ गया सर। एवरीबडी गॉट इट? ठीक है। तो इस पे भी कई बार क्वेश्चन आए हैं कि एक बार हमने ये मैग्नेटिक मूवमेंट रख दिया फील्ड में, यहां पर इतना डिप था, अब तुम्हें डिप का यूज क्या कर सकता है वो, बी हॉरिजॉन्टल के लिए तुम क्या लिखोगे, बी नेट कॉस ऑफ द एंगल डिप, कॉस ऑफ द एंगल डिप। एम आई राइट? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? कई जगह और अच्छी खिचड़ी पकाएगा, वो कहेगा मैग्नेटिक फील्ड मेड एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एंड मैग्नेटिक फील्ड नेट वाज इतना, तो बी हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा, बी कॉस 60। हाँ या ना? एंगल ऑफ डिप दे दिया तो। ये सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जनरली वो ऐसा करता है, 2 बार एक्सपेरिमेंट करेगा, दोनों के टाइम पीरियड्स का रेशियो पूछेगा, दोनों के टाइम पीरियड्स का रेशियो पूछेगा, तो वो चाहे तो मैग्नेटिक मूवमेंट्स का रेशियो भी पूछ सकता है एक तरीके से। एम आई राइट गाइज? नहीं समझे? अरे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? डायमेंशन किसका अगर रेशियो? एक्सपेरिमेंट 2 बार कर दिया इसने, सेम एक्सपेरिमेंट 2 डिफरेंट बार मैग्नेट यूज करके, तो हम ये नहीं कह सकते m1 by m2 is ICM1 by T1 square and ICM2 by T2 square। अरे रेशियो ले लिया यार, 2 बार एक्सपेरिमेंट किया, कई बार m1 m2 का रेशियो ऐसे कर दिया, एक बार मैग्नेट लगाया, उसका हमने साइड में ले जाके एसएचएम करवाया, दोबारा दूसरा बार मैग्नेट लगाया, उसको साइड में ले जाके एसएचएम करवाया, दोनों का टाइम पीरियड का T1 T2 आ रहा था, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ m1 m2? हाँ या ना? ICM1 ICM2 हो सकता है कट रहा हो, मास सेम रख दिया हो, लेंथ सेम रख दी हो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मैग्नेटिक मूवमेंट्स का रेशियो पूछ लेगा। नहीं आया समझ में माधव? हाँ ठीक है, समझ आ गया सर। समझ में आ गया ना? ओके। लास्ट थिंग हमने क्या निकाला, हमने निकाला था m by bh। ये किसमें निकाला था हमने? डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर में, इसमें हमने 2 तरीके से निकाला था, 10A और 10B पोजीशन पे। बोलो हाँ। Yes, sir. और अभी मैंने निकाला m इंटू बी एच। ये किससे निकाला मैंने? ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर से। और अगर ये वैल्यू मैंने कुछ निकाल ली, ये वैल्यू कुछ निकाल ली, इन दोनों को यूज करके मैग्नेटिक मूवमेंट एंड बीएच निकल सकता है किसी पॉइंट का। हाँ मतलब ये तो याद आ रहा होगा भाई, एम बाई बी एच निकाला था हमने डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर, ऊपर जाके ये देख लेना ना, एम बाई बी एच निकाला था हमने 10A 10B में। कहाँ गया भाई, खा गए हम, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया लग रहा है। 10A पे आ रहा था tan थीटा इज बी बाई बी एच, बी को लिख दिया था म्यू नॉट 2 kp बाई आर क्यूब वाले तरीके से, तो m बाई बी एच ये आ गया था। एम आई राइट? ये वाली क्वांटिटी। और अगर हमारा ये क्या बोलते हैं tan बी लोकेशन पे करते, कहाँ गया भाई, tan बी पे करते तो ये आ जाएगा m बाई बी एच। tan बी पे ये आ रहा था और tan ए पे ये आ रहा था।
तो ये क्वांटिटी हम निकाल चुके हैं m/bh। और दूसरे वाले में हम क्या निकाल चुके हैं, ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर टाइम पीरियड से m इंटू बी एच की वैल्यू निकाल चुके हैं कि टाइम पीरियड निकाल लिया, ICM निकाल लिया, 4π² ICM/t² क्या होगा, m इंटू बी एच। इन दो चीज़ों को अगर एक्सपेरिमेंट को लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाएं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट भी निकाल सकते हैं एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। इस वैल्यू को कुछ ले लो x और इसको ले लो y, तो m कैसे निकल जाएगा, m निकल जाएगा x इंटू वाई का अंडर द रूट इज m। और bh कैसे निकल जाएगा, bh यहां से निकाल देंगे, bh हो जाएगा y अपॉन m, तो ये हो जाएगा y अपॉन रूट ऑफ x इंटू वाई, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ y/x। मतलब मस्त कंप्रीहेंशन वाला क्वेश्चन बन सकता है। किस किस को लग रहा है, चैप्टर ओवर, बाकी सब मैं करा चुका हूं, क्यूरी लॉ एंड ऑल दैट, हिस्टेरिसिस एंड ऑल दैट वो करा चुका हूं। हाँ गाइज, सो हम कहां पे थे मित्रों, नेक्स्ट टॉपिक इज, एक सेकेंड इसके रिकॉर्डिंग को